नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, इस चैनल पर मैं ऐसी घटना लाने की कोशिश करता हूं हमेशा से जो आपने कहीं भी सुनी ना हो, बिल्कुल अनसुनी कहानी। और ऐसी ही ये कहानी जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी उन्हीं श्रृंखला में आती है। ऐसी कहानियां आप मेरे चैनल के अलावा और किसी के साथ सुने नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की इस घटना के अंदर। पूरी तरह से अब खोजबीन करते हैं, जानकारी लेते हैं कि इस घटना में आखिर हुआ क्या था। ये जो कहानी है ना, ये जो घटना है ना, मध्य प्रदेश की है, साल 2007 का। ये घटना नरेंद्र के साथ में घटी थी जब नरेंद्र का उम्र लगभग 24 साल का रहा होगा। नरेंद्र जो थे ना, गांव में रहा करते थे। अब नरेंद्र गांव में खेती बाड़ी और अपने पापा के साथ में जो भी मेहनत मजदूरी होता था वो करते थे। अब उसी जगह पर, उसी गांव में अब उनके मेहनत से, उनके पापा के मेहनत से अब घर बार का काम चलता था। नरेंद्र ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी पापा जो थे अब गरीब परिवार से थे। वो चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़े, लेकिन पैसा होना चाहिए ना, वही चीज़ तो नहीं थी। अब एक सुबह नरेंद्र खेत में जाना था, आज जल्दी उठ गए थे। पापा ने उठते ही कहा कि बेटा, दातून खत्म हो गई है, जरा पास वाले पेड़ से जाके दातून तो तोड़ ले। नरेंद्र उस नीम के पेड़ पर अब चढ़ा करते थे। पेड़ पर चढ़ने की उनकी आदत थी। और वो नीम का पेड़ जो था वो थोड़ा ऊंचा भी था। जैसे तैसे वो पेड़ पर चढ़ गए, दातून तोड़ भी लिए, दातून फेंक भी दिए। और तभी उनको एहसास हुआ कि कोई उनको धक्का दिया। एक लंबा सा हाथ पेड़ में से निकला और नरेंद्र को जैसे पुश कर दिया। अब ऊंचाई लगभग 15 फीट के आसपास ज्यादा ही थी, लेकिन शुक्र था कि जिस जगह पर नीम का पेड़ था ना, वहां पर गीली मिट्टी अब रखी गई थी। कुछ घर बनाने का काम चल रहा था नरेंद्र के पिता का, और इसी वजह से वो गीली मिट्टी उस जगह पड़ी थी। अब धड़ाम से उसी मिट्टी पर गिरे। अब जैसे ही गिरे ना, अब एक तरह से बेहोशी में डूब गए थे। जो आवाज हुई तो पिता जो थे अंदर, घर के अंदर, कि क्या हुआ क्या हुआ, आवाज कैसी आई। बाहर निकल के देखते हैं नीम के पेड़ के पास, तो नरेंद्र गिल्ली मिट्टी पर बेहोश पड़े हुए हैं। अब पिता एकदम बौखला गए, घर के लोगों को आवाज दिए। सब लोग भागते हुए आई, बात क्या है, बात क्या है। तो देख रहे हैं कि नरेंद्र मिट्टी पर, गीली मिट्टी पर बेहोश पड़े हुए। उनको उठाया जाता है, चारपाई पर रखा जाता है। और पिता को बस यही समझ में आ गया कि नरेंद्र पेड़ पर चढ़ा था दातून तोड़ने के लिए, उसका पैर अब फिसल गया। यही बात हो सकती है, और कोई घटना का संभावना उस जगह पर नहीं दिख रहा था। सब लोग परेशान हो चुके थे। पिता अब नरेंद्र को होश में लाने की कोशिश किए और वो कामयाब भी हो गए। कुछ देर के बाद नरेंद्र आंखें खोल दिया और वो एकदम डर गए थे। पिता पूछने लगे कि नरेंद्र, तू तो पेड़ पर चढ़ता रहता है, तो ये कैसे घटना हो गई, कैसे गिर गया बेटा, बताओ, सब कुछ बताओ। नरेंद्र डर गए थे। पिता जब उनको डरा हुआ चेहरा देखे ना, तो कहने लगे नहीं नहीं, अरे डरने का हो सकता नहीं, देखो सारा परिवार है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई माहौल नहीं है। एक तरह से पूरा परिवार नरेंद्र से पूछने लगा कि हुआ क्या नरेंद्र तुम्हारे साथ में, कैसे गिर गए, तुम तो पेड़ पर अच्छी तरह से चढ़ना उतरना जानते हो, तो ये हादसा हुआ तो कैसे। नरेंद्र डरे हुए थे, बार बार पेड़ की तरफ मुड़ कर देख रहे थे। पिता को समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार अब वो जो भीड़ वहां पर खड़ी थी पूरे परिवार की, गली मोहल्ला का भी लोग इकट्ठा हो गए थे। अब पिता नरेंद्र को हाथ पकड़ करके घर के अंदर ले गए। एकांत में जाकर के, अब जब वहां पर कोई नहीं था, परिवार का लोगों को मना कर दिया कि आप लोग बाहर ही रहो, अब जब हम बुलाएंगे तब अंदर आना। अब पिता पुत्र एक कमरे में बैठे हुए हैं। अब पिता नरेंद्र से पूछ रहे हैं कि देख नरेंद्र, अब यहाँ कोई नहीं है, हुआ क्या था तेरे साथ में,
सच सच बता बेटा। नरेंद्र कुछ देर तक तो डरे रहे, लेकिन जब पिता ने दबाव बनाया ना कि अरे बताता क्यों नहीं है, क्या बात हो गई थी, छुपा क्यों रहा है, जब तक बताएगा नहीं हम लोग जान नहीं पाएंगे, तेरी मदद कैसे करेंगे, क्या हुआ है। नरेंद्र रोते रोते अब जो घटना था वो बताने लगे। कहने लगा बाबा, मैं नीम के पेड़ पर तो चढ़ गया था, दातुन भी तोड़ करके नीचे फेंक दिया था, और जब उतरने की बारी आई ना, उसी वक्त एक पेड़ में से अब एक लंबा सा हाथ निकला और उसने मुझे पुश कर दिया जोर से, और फिर मैं मिट्टी के ढेर के ऊपर में गिर पड़ा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था पापा, बस वो हाथ मुझे दिखाई पड़ा था। अब नरेंद्र के पिता अपने बेटा का बात सुनकर थोड़ा सहम गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि नरेंद्र जो बोल रहा है बात सच है या नहीं। आखिरकार 2-3 बार पूछे कि ये जो कह रहा है सही बात है। नरेंद्र कहने लगे हाँ, ये जो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल एक एक वचन सत्य है। आखिरकार अब ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन नरेंद्र के पिता उस पेड़ पर अब नज़र रखने लगे थे। अब एक तरह से अपना दिनचर्या में अब पूरा परिवार जुट चुका था। नरेंद्र अब खेत में जाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे अपने पिता के साथ में, और शाम के बाद घर लौटते थे। अब एक शाम को खेत पर काम चल रहा था और खेतों में पानी डाला जा रहा था और थोड़ा अंधेरा हो गया था। जब काम खत्म हुआ ना, तब पिता पुत्र अपने घर की तरफ चल पड़े। उनका खेतों का इलाका था, वहां से 600-700 मीटर के आसपास उनका गांव था, घर था। और तब पिता आगे और पुत्र पीछे पीछे नरेंद्र चलने लगे। अंधेरा अब ज्यादा हो गया था। अब वो पगडंडी पर चलते जा रहे थे और तभी अब एक पेड़ के पास में कुछ हलचल देखे नरेंद्र। अब वो पेड़ जबकि अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अब उनको वहां पर कुछ चीज दिखाई दे रहा था। जब उस पर आंखें अपने फोकस किया ना, तब वो दहल चुके थे। वो देख रहे थे कि उस पेड़ के पास में 2-3 काले काले लोग खड़े हुए हैं और उनकी जो हाइट है जरूरत से ज्यादा लंबा है। और वो नरेंद्र अब उनकी हाइट वगैरह देख करके डर चुके थे। अब वो एक तरह से थमक गए थे, चलते चलते रुक गए थे, उनकी तरफ देखने लगे थे। पिता जब देखे कि अरे नरेंद्र कहाँ रह गया, तो नरेंद्र तो एक जगह पर खड़ा अब पेड़ों की साइड में देख रहा है। पिता लौट के आते, अरे रुक क्यों गया, चल घर पे चलते हैं। तो पिता देखते हैं कि नरेंद्र एक टक उसी पेड़ की तरफ देख रहा है। पिता अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं और कुछ देख नहीं पाते। पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है जो नरेंद्र ना जाने क्या देख रहा था। नरेंद्र से पूछते हैं कि अरे क्या देख रहा है इस जगह पर, मुझे तो वो पेड़ खाली खाली दिखाई दे रहा है, जगह खाली दिखाई दे रहा है, खेत दिखाई दे रहा है, तो किस चीज पर अपना ध्यान फोकस किए हुए। नरेंद्र उंगली उठा करके अपने पिता को बताते हैं कि पिताजी वहां पर देखो 3 लोग काले काले अब ज्यादा लंबे दिखाई दे रहे हैं, उनके सर भी बड़े बड़े हैं, ये कौन लोग हैं पिताजी। अब चौंकने की बारी नरेंद्र के पिता का था। आंखें फाड़ फाड़ करके अब वो अंधेरे में देखने लगे, लेकिन उनको पेड़ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां पर जैसा नरेंद्र बता रहे थे ना, ऐसा कोई लोग नजर नहीं आ रहे थे। और तब नरेंद्र को डांटने लगे, ये क्या तमाशा बना रखा है, तुझे कौन सा लोग नजर आ रहे हैं, मैं भी तो देख रहा हूं, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा, ये क्या हो गया तुझे। अब नरेंद्र के पिता नरेंद्र पर गुस्सा हो गए थे और डांट के कहने लगे, चल घर पर, तू जरूरत से ज्यादा देख रहा है आजकल। जब मैं वहां देखा तो वहां पेड़ बिल्कुल अब अकेले खड़ा है, ना वहां कोई है, और तुम कह रहे हो 3 लोग बड़े बड़े हाइट के दिखाई दे रहे हैं, काले काले से, जिनके बड़े बड़े सर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। नरेंद्र अपने पिता का डांट सुनकर के चुपचाप चल दिए, लेकिन मुड़ मुड़ करके देख रहे थे उस पेड़ की तरफ। घर पहुंचे, अब फिर खाना पीना सोना, अगले दिन फिर काम पर। और उस रात भी जब शाम को जब खेत में थे, अभी भी पानी का काम चल रहा था और खेत में रुकना पड़ा था। जब वापस लौटने लगे पिता पुत्र, और उसी जगह पर फिर नरेंद्र को वही 3 लोग
उस पेड़ के पास, खेत के अंदर जो पेड़ खड़ा था, वो दिखाई देते हैं। अंधेरा हो चुका है और तभी भी स्पष्ट नजरों से नरेंद्र को दिखाई दे रहा है कि 3 काले काले लोग उस पेड़ के पास में अब नज़दीकी खड़े होकर के और आपस में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लंबाई जरूरत से ज़्यादा थी, उनके जो सर थे बहुत बड़े बड़े थे। अब फिर नरेंद्र उस जगह पर रुक गए। पिता जब देखे कि नरेंद्र कहाँ रह गया, पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता ही तो कल वाला स्थान पर रुक गया। भाग के आते हैं, अरे क्या आज क्या देखा तू, क्या वही तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं? नरेंद्र एकदम उनकी तरफ देख रहा था और जब पिता का बात सुना तो हाँ कहने लगा, पिताजी देखिए ना, कल वाले लोग फिर आज उसी पेड़ के पास में खड़े हैं। तीनों लोग वैसे के वैसे हैं, अब बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। अब नरेंद्र के पिता उस पेड़ की तरफ देखने लगे कि बेटा मेरा झूठ तो नहीं बोल सकता, सीधा साधा बच्चा है, छल कपट जानता नहीं, तो कोई न कोई चक्कर तो है। अब देखने लगे उस पेड़ की तरफ, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। और तब नरेंद्र के पिता कहने लगे कि तुझे तो साफ नजर आ रहा है ना? और तब नरेंद्र कहने हाँ बिल्कुल मुझे साफ नजर आ रहा है। और तब पिता को कुछ समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या है। अब वहाँ पर नरेंद्र को 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे को अब कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब एक तरह से थोड़ा विकृत जो कहा जाता है ना, दिमाग उस टाइम में काम नहीं कर रहा था। नरेंद्र को हाथ पकड़ करके कहते हैं चल घर पर। नरेंद्र अब रास्ते में लौटने लगते हैं। अब नरेंद्र को आगे रख लेते हैं और जब एक बांस के बगीचा के पास पहुंचते हैं जहां से उनके गांव का सीमा स्टार्ट होती है, और तब नरेंद्र अब ठमक कर रुक जाते हैं। पिता धकेलते हैं, अरे चल आगे, अब तो गांव आ गया है, स्टार्ट हो गया, अब क्यों रुक गया, अब क्या, अब तेरे को नजर क्या आया? नरेंद्र उंगली उठाते हैं बांस के पेड़ों के पास में। अब पिता देखते हैं बांस के पेड़ों के पास में, वहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नरेंद्र से पूछते हैं कि यहां तेरे कुछ नजर आ रहा क्या? नरेंद्र कहते हैं वो औरत आपको नजर नहीं आ रही है, लाल कपड़ों वाली, देखो हमारी तरफ देख रही है। अब नरेंद्र के पिता अब ज्यादा उस पर नाराज हो गए कि तेरे को हर जगह पर कोई न कोई दिखाई दे रहा, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, चल घर पर। नरेंद्र डांट खा करके चलने लगे, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ करके देखते जा रहे थे। अब कुछ देर तक मुड़ मुड़ कर देखते रहे। वो औरत बांस के बगीचों के अंदर खड़ी थी और नरेंद्र को देखे जा रही थी। घर पहुंचे ना, नरेंद्र के पिता अपने पत्नी को बुलाया और नरेंद्र को बिठा करके अब बातचीत करने लगे। अपनी पत्नी को कहने लगे, देखो आजकल इसको अब अन्य लोग नज़र दिखाई देने लगे, जो मुझे नज़र नहीं आते और वो लोग इनको नज़र आ रहे हैं। एक पेड़ के पास में इसको कल भी 3 लोग दिखाई दिए थे, आज भी 3 लोग दिखाई दिए थे, और अपने गांव के बाहर जो बांस का बगीचा है ना, वहाँ पर एक लाल कपड़ों में इसको औरत भी नजर आई। ये सब क्या है, तुम्हें इससे बात करो, ये तो मेरे समझ के बाहर जा रहा है। माँ अब कहने लगी कि छोड़ो ना, मैं अब आप डांटो मत, मैं हैंडल करती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं इसे समझने की कोशिश करती हूँ। अब पिता उस जगह से चले जाते हैं और नरेंद्र के माँ अब नरेंद्र से खोद खोद करके एक एक बात पूछने लगती है। और नरेंद्र डरते नहीं माँ से, एक एक बात को बताते हैं और कहते हैं माँ जो कुछ मैंने देखा बिल्कुल सही देखा है, अब मैं क्या करूँ, पिताजी को नज़र नहीं आ रहा है तो इसमें मेरा क्या दोष है, जो मैंने देखा वो बता दिया। मामला एक तरह से घर में बिगड़ चुका था। नरेंद्र का माँ डर चुकी थी कि कहीं मेरे बेटे के ऊपर में कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया। जब से नीम के पेड़ से गिरा था और नरेंद्र कह भी रहा था कि जैसे किसी ने मेरे को धक्का दिया है, एक लंबा सा हाथ मुझे पोस किया था, और इसके बाद मैं ज़मीन पर गिल्ली मिट्टी के ढेर पर गिर चुका था। ये उसी का असर है क्या? अब एक तरह से अपने पति को बुला करके समझाने लगी कि देखो इसको डांटो डपटो मत, ना इसे अब गुस्से में बोलो। मुझे तो लग रहा है कि जब से नीम के पेड़ से ऊपर गिरा है ना, तभी से इसके साथ में हो रहा है। मुझे अब हम लोगों को किसी अच्छे तांत्रिक के पास में चलना चाहिए, बाबा के पास चलना चाहिए और इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। अगर इस पर कोई भूत प्रेत का साया है तो इसको कष्ट हटाना चाहिए। आखिरकार पति पत्नी मान चुके थे कि नरेंद्र के ऊपर में
कोई साया का असर है। अब अगले दिन फिर किसी पंडित के पास ले जाते हैं। पंडित भी देख लेता है और वो मना कर देता है कि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन वो लोग दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक भी देख लेता है, कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर कोई साया जैसा है। हाँ, अगर दोबारा से ऐसा कुछ दिखे तो हमारे पास जरूर ले आना। लेकिन जो मैं अभी भी देख रहा हूँ ना, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर कोई भूत प्रेत का साया सवार है। नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत ही नहीं है। अब वो लोग वापस आ गए। लेकिन नरेंद्र जब भी अंधेरे में कहीं आता जाता कुछ न कुछ उसको अलग सा दिखाई देता। कहने का तात्पर्य, उसको भूत प्रेत अंधेरे में दिखाई देने लगे थे। आज जिस जगह पर चकाचौंध रोशनी होती थी, भरपूर रोशनी होती थी, अब उस जगह पर वो ऐसा कुछ देख नहीं पाता था। अब तो धीरे धीरे उसकी ऐसी हालत होने लगी कि पहले तो लोग दिखाई देते थे, अब उसको आवाज़ भी सुनाई देने लगा। वो लोग दूर खड़े होकर के जो बात कर रहे हैं ना, उसको कानों में भरपूर आवाज़ आती थी। अब वो तो और डर चुका था। अपने माता पिता से बोला कि अब देखिए, पहले तो मैं देखा करता था, लेकिन अब तो मुझे आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, बड़ा डरावनी भारी आवाज़ होती है। फिर पिता पुत्र अब एक दूसरे तांत्रिक के पास में पहुँचे। माँ भी साथ में गई। अब वहाँ पर जो तांत्रिक था अच्छी तरह से नरेंद्र को देखभाल किया। अब फिर कुछ झाड़ फूँक करके अब बोल दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं झाड़ फूँक कर दिया हूँ, अगर कोई साया होगा तो हट जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ अभी तक नज़र नहीं आया। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक तरह से पिता पुत्र माँ सब घर लौट आए थे, लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं। अब रोज शाम को खेतों से लौटते थे, कभी देर से बेर हो जाती थी, तो अंधेरे में उस पेड़ी के पास में वही 3 लोग खड़े दिखाई देते थे। उस बाग के जो बांस का जो पेड़ लगे हुए थे गांव की सीमा के पास में, वहाँ पर वो लाल कपड़ों वाली औरत खड़ी अब एक तरह से नरेंद्र को घूरती रहती थी। अब वो कुछ बुदबुदाती थी। बुदबुदाहट की आवाज़ भी अब नरेंद्र को साफ सुनाई देती थी, जैसे वो नरेंद्र को बुलाती थी कि तुम मेरे पास में आ जाना, तुम मेरे पास में आ जाना। नरेंद्र उसकी आवाज़ सुन करके खौफ में भर जाते थे, डर जाते थे और तेजी से अपने पिता का हाथ पकड़ लेते थे। पिता भी समझ जाते थे कि इसके साथ में कुछ अजीबोगरीब घटना घट रहा है। अब इस तरह से महीना 2 महीना गांव में जहां रात हो जाती, अब तो रात में कहीं बाहर निकलने से नरेंद्र डरने लगे। घर में भी सोते थे ना, तो लालटेन की रोशनी जला करके, दिया बाती जला करके। एक बार उनको घर के अंदर में अब ऐसा भी अनुभव हुआ था, जैसे बाहर से उनका नाम लेकर के कोई आवाज़ दे रहा, कोई औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नरेंद्र को लगा कि कोई जान पहचान की होगी, घर का कोई परिवार का सदस्य होगा। और रात का 12 बज रहा था। दरवाज़ा खोल करके आंगन में निकले, तब वही जो पेड़ था, जो लंबा पेड़ था जिसके ऊपर से गिरे थे, और उनके दरवाजे के ऊपर में था। अब उसी पेड़ के ऊपर में अब एक ऐसा साया नजर आया जो इसको देख करके नरेंद्र डर गए थे। वह उसकी जो आंखें थी चमक रही थी और वो बुदबुदा रहा था कि आओ ना मेरे साथ में, उस दिन तो तुम्हें मैं छोड़ दिया था, आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो मजाक में धक्का दिया था और तुम बड़ी आसानी से गिर गए थे। वो बुदबुदा रहा था ना, तो उसकी आवाज़ भी अब नरेंद्र को साफ सुनाई दे रही थी। नरेंद्र अपने परिवार को अब जगा दिए, डर गए थे और वो सारी बात घटना बताने लगे रात के टाइम में। अब परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम तो तांत्रिकों के पास गए, पंडितों के पास गए और सब कोई मना ही कर रहा है कि इसके ऊपर में कोई ऐसी शक्ति है नहीं, कोई ऐसी कोई भूत प्रेत का साया है नहीं, तो अब हम लोग क्या करें। अब नरेंद्र के माता पिता जो थे ना, कुछ अलग सोचने लगे। उनका सोचना था कि नरेंद्र इस गांव में अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, कहीं इसको दूर भेजा जाए। लेकिन भेजा कहाँ जाए। अब नरेंद्र के एक रिश्तेदार दिल्ली में रहा करते थे और नरेंद्र से रिश्तेदारी उनकी अच्छी खासी निपटी थी। फूफा जी थे उनके और उनके गांव में आए जाया करते थे, तो रिश्ता बड़ा मधुर था। और
फूफा जी नरेंद्र को प्यार भी करते थे, नरेंद्र भी उनका इज्जत करता था। अब नरेंद्र का पिता अब उनको लेकर के दिल्ली पहुंच गए थे। अब फूफा जी को कुछ छिपाया नहीं, सब कुछ बता दिया कि देखो इसी वजह से मैं गांव से अब नरेंद्र को आपके पास छोड़ रहा हूँ, यहाँ अपने पास में रखो, जो कोई नौकरी लगे छोटा मोटा तो नौकरी लगवा दो, क्योंकि ये गांव में अब एक तरह से बड़ा खौफ में रहता है, रात में डर जाता है, अंधेरे में अब इसको लोग दिखाई देने लगते हैं। फूफा जी सुने तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अरे तुम लोग बड़ा ही अंधविश्वासी हो, अब इसको कोई बीमारी है तो इसको तुम भूत प्रेत का नाम दे रहे हो, चलो मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नरेंद्र के छोड़ के पिताजी अपना गांव लौट आए थे और नरेंद्र अपने फूफा के घर में अब दिल्ली में रहने लगे थे। लेकिन वहाँ अंधेरा थोड़ी होता था, बिजली की तो चकाचौंध रोशनी, रोड पर भी घर के अंदर भी। हाँ, जब उनका घर था ना, जिस कमरे में नरेंद्र रुके हुए थे, उसमें रात के टाइम अब बिजली बिछाते थे लोग। फूफा उनका कहने लगे देख बेटा, रात के टाइम जो ट्यूब लाइट की रोशनी जला कर सोते हो अब उसको बंद कर दिया करो। अब नरेंद्र ने वही किया। नरेंद्र उस रात को जब पहली बार उस कमरे में सोए ना, तो ट्यूबलाइट की रोशनी बंद कर दिए जैसे उनके फूफा ने कहा था। आप फिर गहरी नींद में चले गए थे। जब उनको कानों में कुछ ऐसी आवाज़ आई कि अरे इस घर में कुछ चल रहा है, और वो जाग गए। जाग करके देखने लगे ना, तो उस कमरे के अंदर में एक बुढ़िया औरत इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। देखने में 70-80 साल की वो लग रही होगी, लेकिन चल रही थी तेजी से। जब उस बुढ़िया औरत को उस घर में चक्कर लगाते देखा ना, तो नरेंद्र समझ नहीं पाए थे। उनको लगा कि इसी घर का कोई परिवार होगी, कोई फैमिली मेंबर होगी, और वो अपने बिस्तर पर जगे हुए थे और उस बूढ़ी औरत को अब इधर से उधर चक्कर लगाते हुए देख रहे थे। लेकिन जब वो औरत उनको नज़रअंदाज कर रही थी, अब नरेंद्र की तरफ नहीं देख रही थी, वो अपने धुन में रहती थी, इधर उधर घूमना ऐसे ही कर रही थी, चक्कर पे चक्कर लगाई जा रही थी। और नरेंद्र उसको देख रहे थे। और तभी उनको ध्यान में आया कि अरे मैं अंदर से तो फूफा जी ने जैसा कहा था मैं सिटकनी लगा दिया था, तो ये औरत अंदर कैसे आ गई। अब वो दरवाजे पर देखते हैं तो जो सिटकनी है ना, वैसे की वैसे लगी हुई है। तो ये औरत, बूढ़ी औरत घर के अंदर आई तो कैसे आई। वाकई में नरेंद्र के लिए वो डराने वाला पल था। अब वो उठ करके बैठ गए। बैठने के बाद भी औरत उन पर ध्यान नहीं दे रही थी, जैसे अपने धुन में आप इधर उधर घूम रही हो, अपने आप टहल रही हो, किसी से उसका कोई मतलब ना हो। नरेंद्र की तरफ तो एक बार भी उसने पलट कर देखा नहीं था। लेकिन नरेंद्र जरूर समझ गए कि यह अंधेरे में दिखाई दे रही है, अंधेरे में सब कुछ नजर आ रही है, कहीं ये गांव वाला मामला तो नहीं है जैसे मेरे गांव में मेरे साथ में होता था। नरेंद्र खौफ में भर चुके थे। डर के मारे अब वो अपने बिस्तर से उठते हैं और दौड़ करके वो स्विच को ऑन कर देती है। ट्यूबलाइट अब उस कमरे में रोशन हो जाती है। जैसे ही रोशन होती है ना, तो बूढ़ी औरत उस घर से अब गायब हो गई, नजर ही नहीं आ रही थी। अब एक तरह से बड़े खौफ में नरेंद्र हो गए थे, लेकिन उनको विस्मय नहीं हुआ। अब वो समझ चुके थे कि ये जो गांव से मैं आया हूं ना शहर में, उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए वो पीछा हमारा छोड़ नहीं रही। ये बूढ़ी औरत शायद इसी घर में रहती है। लेकिन फूफा जी का पूरा परिवार मस्त नींद में सो रहा था और वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। आखिरकार सुबह हुआ और इसके बाद नरेंद्र सारी रात सो नहीं पाए थे। डर के कारण ट्यूबलाइट बंद नहीं कर पाए थे। अगर ट्यूबलाइट बंद कर देते तो फिर वही बूढ़ी औरत दिखने लगती। सुबह हो गया, अब नींद भी अब नहीं आई थी। अब इसके बाद फूफा जी के ड्राइंग रूम में पहुंच जाते। फूफा जी जब देखते हैं चेहरा नरेंद्र को, तो आंखें सूजी हुई है, मतलब वो सारी रात जग करके अब एक तरह से बैठे हुए थे, नींद नहीं ले पाए थे, इसलिए उनकी चेहरा अब ऐसा दिखाई दे रहा था। फूफा जी समझ गए थे, कहने लगे कि नरेंद्र तू सोए नहीं क्या रात भर, बात क्या है बेटा। नरेंद्र तो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब फूफा जी बार बार जिद करने लगे ना
तब नरेंद्र बताना शुरू किया कि फूफा जी, जिस कमरे में मैं सोया था ना, जैसे मैं ट्यूबलाइट बंद करके अब सो गया था, नींद में चला गया था, तब मुझे एहसास हुआ कि इस कमरे के अंदर में कोई चल रहा है। मेरी आंख खुल गई। मैं अब बैठ कर सोचने लगा। मुझे लगा कि इसी परिवार की ये बूढ़ी औरत होगी। लेकिन मैं जब सिटकनी पर ध्यान दिया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि अरे, सिटकनी तो अंदर से बंद है, अब फिर ये औरत कैसे आ सकती है। आखिरकार मैं हिम्मत करके अब वो ट्यूबलाइट की रोशनी ऑन कर दिया। जब ऑन किया ना, तो वो औरत गायब हो गई। फूफा जी, वो बूढ़ी औरत उसी कमरे में रहती है जिसमें आपने मुझे अब रुकवाया है। अब फूफा जी की हालत खराब हो गई। डर गए फूफा जी। नरेंद्र, सच बोल रहा है तू? परिवार के लोग भी आ चुके थे। सब नरेंद्र की तरफ देख रहे थे। नरेंद्र जैसे अजूबा बन गया था। अब फूफा कह रहे थे कि कैसी थी, अब उसकी तुम शक्ल बता सकते हो, देखने में कैसी लगती थी। नरेंद्र अब बयान कर रहे थे। जो चीज देखा था उस औरत को, पहनावा से लेकर के अब शरीर का बनावट एक एक करके बताते जा रहे थे। तब नरेंद्र के फूफा नरेंद्र का हाथ पकड़ करके और अपने पूजा घर में लेके आते हैं। अब उस पूजा घर में एक फोटो टंगा हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। और उस फोटो को दिखा के कहते हैं कि क्या यही वो औरत है जिसकी तुम रात में देखे थे? अब उस फोटो को देखकर नरेंद्र एकदम उछल कहते, हाँ हाँ, यही औरत तो थी जो उस कमरे में घूम रही थी। लगातार मुझे तो देख ही नहीं रही थी, लेकिन मैं बेहद डर गया था। जैसे ही नरेंद्र ने बोला, अब जो भी परिवार के लोग थे अब एक तरह से सदमे में आ गए थे। ये कैसे हो सकता है? ये जो औरत थी अब नरेंद्र के फूफा की माँ थी, और उनका मरे हुए ना जाने कितने साल बीत चुके थे। ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? लेकिन नरेंद्र ने साफ साफ देखा था। इसके बाद परिवार के लोग बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। अब नरेंद्र को अब एक तरह से जो फूफा थे, नरेंद्र के फूफा थे, अब वो एक तांत्रिक को बुला के ले आए। डर लगा हुआ था कि मेरी बूढ़ी माँ अब इस कमरे में क्यों घूमती है, और उसको मरे हुए तो काफी साल हो गया, ऐसा क्यों है? अब वो तांत्रिक आकर के उस घर में चेक करता है, महसूस करता है, अब फिर कहता है कि हाँ भाई हाँ, ये जो बात है ना बिल्कुल सत्य है। तुम्हारी बूढ़ी माँ इसी घर में आज भी रहती है, उनकी आत्मा इस घर में आज भी भटक रही है। उन्हें तुम्हें शांत कराना चाहिए, उनको अब एक तरह से अपने घर से विदा करना चाहिए। अब नरेंद्र अब सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे। अब उनके जो फूफा हैं अब वो कहते हैं कि अब महाराज, जब आप इतना कुछ बता रहे हैं तो ये लड़का ने देखा था, अब इसके बारे में बताओ, ये कैसे इसको नजर आ गया? हमने तो आज तक अपनी माँ को अब कहीं अपने घर में देखा नहीं, इधर उधर टहलते देखा नहीं, तो ये कैसे संभव है? इस लड़का को क्यों नजर आ गया? वो तांत्रिक अब नरेंद्र को देखता है, देख करके अब फिर पूछने लगता है कि बताओ बेटा, ये जो तुमने ये सब देखना शुरू किया था तो क्या हुआ था, कैसे ये घटना की शुरुआत कैसे हुई? नरेंद्र शुरू से लेकर के और अभी तक सब कुछ बात बताते चले गए। अब वो तांत्रिक समझ चुका था और उनके नरेंद्र को फूफा जी को बताने लगा कि देखो, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि इस लड़के को जिसका नाम नरेंद्र है, और ये नीम के पेड़ पर जो शैतानी आत्मा थी और उसकी शक्ति का कुछ अंश इसके शरीर में आ चुका है, और तभी से अब इसको ऐसी चीजें देखनी बंद हो गई, मैंने देखनी शुरू हो गई है। अब नरेंद्र खौफ में आ चुके थे, फूफा जी भी डर चुके थे कि इसका समाधान तो बताइए। ये लड़का गांव से परेशान होकर के शहर में पहुंचा, लेकिन यहाँ भी इसको चैन नहीं मिल रहा है। अब हमारे माँ को तो आत्मा को यहाँ से निकालिए, अच्छा स्थान दीजिए और उनको परलोक भेजने की तैयारी कीजिए, लेकिन साथ में इसका उपाय भी बताइए। अब वो तांत्रिक कहने लगे, देखो इसका कोई उपाय नहीं है, मैं देख रहा हूँ इसके शरीर में ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और चिंता करने का कोई विशेष जरूरत भी नहीं है। ये जो अंश उसके शरीर में है अपने आप खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन जब तक रहेगा ऐसा चीज़ उसको नज़र ज़रूर आएगी। अब मैं तो कहूँगा ये तो इसके अब एक तरह से भले के लिए है। अब इसको भूत प्रेत दिखाई देने लगे, अब इसको तो सावधान हो जाना चाहिए। ये तो एक तरह का अजूबा है। अब तांत्रिक जो थे ना, समझा बुझा करके सब कुछ अब अपने घर चले गए थे। साथ में वो बोले थे कि मैं किसी दिन आऊँगा और तुम्हारी माँ का आत्मा को अब 20 जगह से निकाल करके अच्छा स्थान दूंगा और उनको बैकुंठ भेजने का कोशिश करूँगा। अब फूफा जो थे नरेंद्र के समझ चुके थे और धीरे धीरे ये बात अब मोहल्ले में अब एक तरह से फैल चुकी थी कि नरेंद्र एक अद्भुत लड़का है और उसको भूत प्रेत नज़र आती है। अब उस जगह पर अब नौकरी जो उनके फूफा थे, अब एक कंपनी में नौकरी भी लगवा दिया था। नौकरी में कम सैलरी थी, लेकिन जो भी था, जो भी मिलता था, नरेंद्र उसमें संतुष्टि करते थे। लेकिन वो दिन की नौकरी थी। अब शहर का मामला था, अंधेरा होने से पहले अपने घर लौट जाते थे। लेकिन कहीं अंधेरा हो जाता था तो इतनी रोशनी होती थी, अंधेरा अब उनको मिलता नहीं था। लेकिन उस घर में, जिस घर में वो जो बूढ़ी आत्मा को देखे थे, अब वो उस घर में वो सोते नहीं थे, उनके लिए अलग घर में व्यवस्था कर दिया गया था और उस घर में वो बूढ़ी आत्मा दिखाई नहीं देती थी। धीरे धीरे ये बात जो तांत्रिक उस घर में आए थे ना, और वो अपने दोस्तों को पहुंचा दिए, उनके दोस्त दूसरे दोस्त के पास पहुंचा दिए। अब एक रात जब नरेंद्र अपने कंपनी से काम करके आ करके थके हुए थे और चाय नाश्ता करने के बाद अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ था। अब उस घर में रात में लोग 9 बजे के बाद ही भोजन करते थे। आराम कर रहे थे और तभी वो तांत्रिक जो पहली बार इस घर में आए थे, एक तांत्रिक को लेकर के आए थे। फूफा जी भी थे साथ में और नरेंद्र से उस तांत्रिक से मिलवाया गया। उस तांत्रिक ने कहा कि देखो, ये अजूबा लड़का यही है, इसको रात के अंधेरे में भूत प्रेत आत्माएं नजर आती है, अगर वो कोई बात करती है ना तो उसको भी ये सुनाई पड़ता है। ये तो बड़ा अद्भुत है। वो जो दूसरा तांत्रिक था वो भी अब एक तरह से नरेंद्र को एक तरह से चेक करने लगा, सवाल पर सवाल पूछने लगा और वो कुछ झाड़ फूक भी किया। और इसके बाद नरेंद्र को अकेले में ले गया और कहने लगा, बेटा जो तुम भूत प्रेत देखते हो, क्या तुम्हें डर लगता है? नरेंद्र बोले, हाँ डर तो लगता है, लेकिन अब मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता है। मुझे अब पता चल गया है कि अब मुझे भूत प्रेत तो दिखाई देंगे, लेकिन आज तक किसी भूत प्रेत ने मुझ पर हमला नहीं किया है, ना मेरा कोई नुकसान पहुंचा है, लेकिन एक शरीर में डर तो लगता रहता है ना। नरेंद्र अपनी बात बता दिए थे और इसके बाद वो तांत्रिक उसकी बात से सहमत था और कहने लगा कि बेटा कोई काम होगा तो क्या मेरे साथ में करोगे? नरेंद्र समझ नहीं पाए थे कि कैसा काम। वो कहने लगे, बाबा अगर पैसा मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, पैसा के लिए तो मैं इस जगह पर आया हूँ। अब वो तांत्रिक जा कर के अब उनके जो मुखिया नरेंद्र के फूफा थे उनसे भी बात की उसी बाबत में। अब वो नरेंद्र को बुलाए और कहने लगे कि नरेंद्र, ये जो तांत्रिक बाबा है ना, तुमसे कोई काम करवाना चाहते हैं, अब बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, तो देख लो अगर तुम्हें करना है, अगर तुम्हें डर नहीं लगता है भूत प्रेत से, मैं तो नहीं कहूँगा कि तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। ये तांत्रिकों को कहना कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब नरेंद्र सोच में पड़ गए थे कि करूं या ना करूं, लेकिन अब पैसा ज़्यादा मिल रहा था, लालच मन में आ चुका था। अब फिर फूफा के बोले कि कर लेते हैं, जब पैसा मिलता है तो क्या बुरा है, अगर मुझे कोई नुकसान नहीं होगा तो कर लेना चाहिए। अब एक तरह से वो जो तांत्रिक आए थे अब उनको अब बोल दिया था कि ठीक है, जब आपको अब ज़रूरत हो मेरी, आप मुझे एक दिन पहले बुला लेना ताकि मैं कंपनी से छुट्टी ले सकूं। अब इस तरह महीना बीत गया था। इस बात को नरेंद्र भी भूल चुके थे। हाँ, फूफा कभी कभी याद करते थे कि अरे वो तांत्रिक बाबा नहीं आए थे। नरेंद्र कहने लगे, नहीं मुझे तो नहीं मिले, शायद आपको मिले होंगे। लेकिन वो 1 महीना के बाद अब नरेंद्र के घर अब आ गए थे, शाम के टाइम में, जब नरेंद्र अपने कंपनी से छुट्टी करके आ गए थे। अब फिर कहने लगे फूफा से बुला करके, नरेंद्र भी जहाँ पर थे, कि देखो अब नरेंद्र मैं तुम्हारी
ज़रूरत है, आज ही ज़रूरत है, रात में हमें किसी जगह पर जाना है, अब बहुत ज़रूरत है, बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। फूफा तो पहले ही अब बोल चुके थे, नरेंद्र भी बोल चुके थे, लेकिन नरेंद्र कहने लगे क्या हम लोग रात में अब ये सारा काम करके लौट जाएंगे। अब जो तांत्रिक बाबा थे कहने लगे देखो इसमें लेट भी हो सकता है, हम सुबह भी आ सकते हैं, जाना थोड़ा लंबी दूरी है, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि कल तुम काम पर जाओगे कि नहीं जाओगे, लेकिन तुम काम पर जाने की जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर तो अद्भुत शक्ति आ गई है और तुम तो इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो मेरे साथ में जुड़ करके। तो छोड़ो ना वो सब नौकरी, उसमें क्या रखा है, अब हमारे साथ में जुड़ो और हम दोनों मिलकर काम करेंगे, पैसा तुम बहुत कमाओगे। अब एक तरह से नरेंद्र भी खुश हो गए थे, अब फूफा जी भी खुश हो गए थे कि चलो अच्छा हुआ, नरेंद्र को घर बैठे बिठाए अच्छा पैसा मिलने लगा है। अब इसके बाद तांत्रिक बाबा कार में आए थे और नरेंद्र को अब अपने कार में बिठा लिए थे, लेकिन जाते जाते फूफा जी ने तांत्रिक बाबा से बोला था कि जैसे आप नरेंद्र को लेके जा रहे हैं ना, वैसे ही नरेंद्र को सही सलामत मेरे घर पर छोड़ना। वो तांत्रिक बाबा हंस के कहने लगे कि तुम बेफिक्र रहो, चिंता मत करो, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ ना, अब वैसे ही नरेंद्र को लेके आऊँगा। अब नरेंद्र और तांत्रिक बाबा टैक्सी में, कार में सवार हो चुके थे, सफ़र उनका स्टार्ट हो गया था। दोनों लोग पिछली सीट पर बैठे हुए थे। अब वहाँ पर कई तरह का, अब एक तरह से पोटली रखी हुई थी पूजा पाठ की, तांत्रिक बाबा तो थे ही। अब वो पूछने लगे नरेंद्र कि बाबा जी कितनी दूर और जाना है। तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे कि हम 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे, हमने ऐसे ही प्रोग्राम बनाया है, हमें उस जगह पे उसी वक्त में पहुँचना है और तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब खाते पीते ढाबा पर रुकते हुए अब अपने निश्चित टाइम पर उस शहर में पहुँच गए। और उस जगह पर जो एक बंद कोठी थी, कोठी अब बनी हुई थी महंगी जगह में और शानदार बनी हुई थी। अब वो तांत्रिक बाबा नरेंद्र को बता रहे थे कि देखो इस कोठी को बने हुए 6 साल हो गया है, लेकिन जब भी परिवार इसमें आने की कोशिश करता है ना, आप इसमें भूत प्रेत हैं, ना जाने क्या है, उनको रहने नहीं देते, डरा करके धमका करके और भगा देते हैं, और जो मालिक हैं डर जाते हैं। 1-2 बार जरूर कोशिश किया है और हमने इस घर में आकर के बहुत पूजा पाठ किया, तंत्र मंत्र का प्रयोग किया और हमें नहीं लगा कि इस घर में ऐसी कोई शक्ति है। हर बार मुझे अब उस घर में खाली खाली नजर आया, लेकिन जब भी हम पूजा पाठ करके अब उस सेठ को बोलते हैं कि आप अपना घर में जाइए, एक रात के अंदर ही अब उन पर जैसे हमला होना शुरू हो जाता है और वो लोग डर के मारे फिर कोठी छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला उस घर में कि कोई अंदर आत्मा है, कोई शैतानी आत्मा है। तो बेटा नरेंद्र, मैं तुम्हें इसीलिए लेके आया हूं कि अब तुम अकेले उस घर में जाओगे और देखोगे पूरा घर के अंदर घूम करके, तुम्हें तो साफ नजर आता है ना, अंधेरे में भी नजर आता है, तो तुम देख करके बताओगे मुझे कि कौन से कमरे के अंदर में आत्माएं हैं, मुझे साफ साफ सब कुछ बताओगे। अगर वो आत्माएं तुमसे मिलती है, तुमसे बात करने की कोशिश करती है, तो तुम मुझसे बात भी कर सकते हो। अब उनकी जो हिसाब किताब है तुम लेने की कोशिश करोगे कि आखिर ये घर में क्यों है, ये घर क्यों नहीं छोड़ती है, अगर छोड़ेगी तो बदले में उनको क्या चाहिए। अब एक तरह से तांत्रिक बाबा ने नरेंद्र को अब ट्रेंड कर दिया था कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहूंगा, कोठी के बाहर, जरा भी तुम्हारी चीख पुकार सुनूंगा ना तो मैं दौड़ के अंदर आ जाऊंगा और तुम्हें मैं बचा लूंगा अगर ऐसी कोई घटना हुई। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती है। अब प्रेतात्माएं तुम्हारे को नजर आती है, आज तुम्हें कहते हो ना कि कई प्रेतात्माएं तुमसे बात करने की कोशिश करती है, जैसे वो तुम्हारे गांव का बांस वाली घटना, जहां पर वो औरत बुदबुदाती है, तुम्हें बुलाती है, तो तुम कर पाओगे नरेंद्र? नरेंद्र तांत्रिक बाबा की बात सुन करके थोड़ा भयभीत तो हो गए थे। अब ये पहला काम था, पहला काम करने जा रहे थे, मन में डर जरूर था, शरीर जरूर डरा हुआ था, लेकिन तांत्रिक बाबा साथ में थे, तब उनका हौसला अब एक तरह से सही था। लेकिन वो कहे कि बाबा मेरे ऊपर में कोई
ऐसी आफत तो नहीं आएगी ना, कहीं वो आत्माएं मुझसे लिपट तो नहीं जाएगी। तब तांत्रिक बाबा कहने लगे कि जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं ना, तुम्हारे पास में ऐसी कोई संभावना नहीं है। हाँ, तुम्हें नजर जरूर आएगी, तुम्हें हो सकता है तुम्हें डराकर भगाने की कोशिश करे, लेकिन तुम भागना नहीं, तुम्हारी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम उनसे बात करने की कोशिश करना, वो चाहती क्या है, घर छोड़ने के बदले में उनको क्या चाहिए। आखिरकार 2 बजे की रात को अब तांत्रिक बाबा गेट के बाहर खड़े और नरेंद्र जो थे ना, अब एक छोटा टॉर्च लेकर के, अब वो घर तो देखा वाला नहीं था, घर के अंदर जाना था, दरवाज़ा कहाँ है, लाइट तो जलाना नहीं था। अगर लाइट जला देते तो आत्माएं नज़र नहीं आती। अब हल्की फुल्की रोशनी में अब उनको सब कुछ देखना था, समझना था, और वक्त आने पर टॉर्च को बंद कर देना था। अब एक एक घर के अंदर जाने के बाद तभी तो देख पाएंगे। मन कड़ा करके अब उस घर में प्रवेश कर गए थे। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब पहले कमरे में जाते हैं, अब अपना टॉर्च जला करके पहले कमरे में प्रवेश करते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब फिर उस टॉर्च को बंद कर देते हैं। अंधेरे में कमरा डूबा हुआ है। शांत खड़े होकर के आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, कोई हलचल महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहला कमरा बिल्कुल शांत था। ना तो कोई आत्माएं नजर आई, ना कोई भूत प्रेत, ना कोई आवाज़। कुछ देर के बाद उस कमरे से बाहर निकल गए। अब गैलरी में जा करके दूसरे कमरे में पहुंचे। फिर पहले वाले कमरे के हालात ऐसे ही किया, टॉर्च जला के अंदर गए। अब फिर टॉर्च को बंद करके सांस रोक के खड़े हो गए। दिल में डर जरूर था, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि कब उनके सामने आत्माएं आ जाए। अब फिर मैं क्या करूंगा, डर तो डर ही होता है। उस कमरे में भी कुछ नहीं मिला, बिल्कुल शांत माहौल था, कोई भी हलचल नहीं, ना कोई आवाज। तीसरा कमरा, चौथा कमरा, अब एक तरह से ग्राउंड फ्लोर का एक एक कमरा उन्होंने छान मारा था, लेकिन किसी कमरे के अंदर, ना तो रसोई के अंदर, ना कहीं और भी ग्राउंड फ्लोर पर एक तरह से कोई उनको नजर आए नहीं था। गेट पर आते हैं। अब फिर तांत्रिक बाबा को पूरा हालात बताते हैं कि बाबा, ग्राउंड फ्लोर तो मैंने पूरा चेक कर लिया, उसमें कोई मुझे आत्मा नहीं दिखी, ना कोई आवाज़ सुनाई पड़ी। तो अब तो ठीक है ना। तब तांत्रिक बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर पर तुमने सारा चेक कर लिया, लेकिन अब पहली मंजिल पर जाओ। ऐसे ही कमरे इसी अब रूपरेखा में बने हुए ऊपर में, अब ऊपर का कमरा चेक कर लो, अब फिर हमें तसल्ली हो जाएगी। अगर आत्मा होगी तो जरूर तुम्हें मिलेगी, अब फिर तुम उससे बातचीत करना, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब नरेंद्र बाबा का हौसला था, साथ में थे, गेट के बाहर ही थे, लेकिन हौसला तो बढ़ा हुआ था। और वो जान गए थे कि आत्माएं उनका कुछ अब ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी। हाँ, उनके सामने आके डरा सकती है, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब वो पहली मंजिल पर पहुंचे, पहला कमरा चेक किए, सब कुछ ठीक था। दूसरा, तीसरा, चौथा कमरा जो लास्ट वाला कमरा था, एक रो में 8 कमरा बने हुए थे उस कोठी में। अब 4 बाएं साइड में और 4 दाहिनी साइड में। बाएं साइड का आखिरी कमरा जो था, अंतिम कमरा, अब उस कमरे में आप जाकर धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो बड़ा खुशबू सी उस कमरे में महसूस होती है, जैसे कोई औरत परफ्यूम लगा करके कमरे के अंदर में बैठी हुई है या लेटी हुई है। अब वो टॉर्च की सहायता से उस कमरे को अब एक तरह से एक नज़र देख करके, तब उनको कुछ टॉर्च की रोशनी में नज़र नहीं आता है। अब फिर टॉर्च की रोशनी बंद करके आज दरवाजे के पास ही खड़े होकर के, दरवाज़ा बंद कर चुके, अब फिर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगते हैं। सामने एक पुराना पलंग बिछा हुआ है, बिस्तर उस पर लगा हुआ है। आज जब अंधेरे में देखने लायक उनकी आंख होती है ना, आज जब वो देखते हैं ना तो एकदम चौंक जाते हैं। उस बिस्तर पर एक खूबसूरत लड़की बड़े आराम से लेटी हुई और नरेंद्र की तरफ देख रही है। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई सिकन डर का ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बड़ी बड़ी आंखों से लेटी हुई और सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए वो नरेंद्र को घूर रही है। जब नरेंद्र अंधेरे में उस लड़की को देखते हैं पलंग पर,
और शायद उसी के कपड़ों से, शरीर से वो खुशबू महसूस हो रहा था। नरेंद्र एक बार डर जाते हैं, सिहर जाते हैं। मन करता है कि नरेंद्र का कि छोड़ो सब, निकल के बाहर भाग जाते हैं। और तभी ध्यान आता है कि अरे साधु बाबा तो है ना, तांत्रिक बाबा तो है ना, अगर कुछ होगा और मैं चीखूंगा तो ज़रूर मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब बदले में तो बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। अब पैसे की लालच से उनकी हौसला अब बढ़ चुका था। अब वो भी खड़ा होकर के उस लड़की को जो पलंग पर लेटी हुई नरेंद्र को घूर रही ना, उसको घूरना शुरू कर देते हैं। लड़की हैरत में पड़ जाती है, उसकी आंखें और बड़ी हो जाती है, विस्मय में हो जाती है। अब फिर वो उठ के बैठ जाती है, बड़ी बड़ी आंखों से नरेंद्र को देख रही है, जैसे नरेंद्र उसके लिए अजूबा है। नरेंद्र उसकी हरकत पर नजर रखते हैं और उसकी आंखों में आंखें डाल करके घूरना शुरू कर दिया था, जब वो लेटी हुई थी तब और जब वो बैठी हुई थी तब। लड़की अब एक तरह से बड़ी बड़ी आंखों से नरेंद्र को घूरती जा रही थी और उसके चेहरे पर विस्मय का रेखा जैसे दिखाई दे रहा था। ये क्या अजूबा भाई, इस अंधेरे कमरे में कौन आ गया है, जैसे अपने मन में कह रही हो। आखिरकार लड़की पलंग से उठ जाती है और एक दीवार से जाकर के चिपक जाती है, जैसे अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही है। शायद ये गलती से लड़का इस घर में आ गया है और शायद ये मुझे देख नहीं रहा है। अब ये लग रहा है कि मुझे छुप जाना चाहिए। और वही करती है, वो दीवार पर जाकर चिपक जाती है। सफेद कपड़ा और सफेद दीवार जैसे उसमें मैच कर गया था। लेकिन नरेंद्र देख चुके थे कि वो लड़की पलंग से उठ करके अब सफेद दीवार के पास जा करके अब चिपक गई है। उनकी आंखें अब फिर पीछा करके अब उसकी आंखों में देखने लगती है। अब लड़की को समझ में आ जाता है कि अरे ये जो भी लड़का है ना, ये तो मुझे देख रहा है, क्या मैं इसको नजर आ रही हूं। लड़की एकदम घबरा जाती है। दीवार से जो चिपकी हुई थी ना, अब दीवार से हट करके नरेंद्र की तरफ आने लगती है। धीरे धीरे कदम बढ़ाती जा रही है। अब थोड़ा सा फासला बस बचा हुआ था और तब वो लड़की रुक जाती है। नरेंद्र को घूरती हुई अब फिर धीरे से बोलती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? तुम हो कौन और इस कमरे में क्यों आई हो? क्या चाहते हो? नरेंद्र जब आवाज सुने ना तो बड़ा मीठी आवाज लगी और लड़की देखने में बड़ी भोली भाली, बहुत ही सुंदर, पहनावा भी उसका अब एक अच्छे घराने का लग रहा था। अब नरेंद्र उसकी तरफ देख रहे थे कि लड़की उससे बातचीत शुरू कर दिया है। नरेंद्र पहले बार में तो कुछ नहीं बोले, लगातार उसकी तरफ घुरती जा रही थी। लड़की एक आध कदम और आगे आई। अब उसको समझ में आया कि नरेंद्र तक बात पहुंच नहीं पा रही है, मुझे आगे चलना चाहिए। फिर वो लड़की नरेंद्र के पास और 2 कदम आगे आ जाती है। अब फिर वही सवाल दोहराती है, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? तुम इस कमरे में क्या करने आए? इस घर में क्यों आए हो? क्या तुम्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता है? क्या तुम्हें अपनी जान की अब खैरियत अब नहीं चाहते हो? क्यों आए हो इस कमरे में? मुझे तुम देख सकते हो? नरेंद्र अब जवाब देना था जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया था। अब वो डरते हुए लेकिन शांत लहजे में बोलने लगे, हाँ हाँ, मैं आपको देख रहा हूं। मैं तब से देख रहा हूं जब से आप पलंग पर लेटी हुई थी, और जब उठ के बैठी तभी मैं देख रहा था। जब आप दीवार पर चिपक गई थी मैं तभी भी देख रहा था, और जब आप मेरे सामने खड़ी हो मैं आपको अच्छी भली देख रहा हूं, मैं आपकी बात भी सुन रहा हूं। लड़की हैरत में पड़ गई थी। ये अजूबा कौन है भाई? इस कमरे में, इस घर में क्यों आया है? क्या चाहता है ये? लड़की थोड़ी घबरा गई थी। कहने लगी, तुम कौन हो? क्या चाहते हो तुम? इस कमरा में क्यों आए हो? अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? लड़की की बात सुनकर के नरेंद्र कुछ देर तक चुप रहे। अब फिर धीरे से बोलना शुरू किया कि पहले ये बताओ कि आप कौन हो? ये तो घर आपका है नहीं ना, ये तो घर एक सेठ का है जो अपने मेहनत के पैसे से खड़ा किया है, और आप उसको इस घर के अंदर में रहने नहीं देती हो, तो ये तो घर आपका नहीं है ना। तो आप कौन हो? आप इस घर को क्यों नहीं छोड़ देती है? वो जब लड़की नरेंद्र से अब ये जब जवाब देने लगे तो बात सुनकर थोड़ा घबरा गई थी।
कहने लगी नहीं नहीं, ये तो घर मेरा है, मैं तो यहाँ सालों से रहती आई हूँ, जब ये खंडहर बना था तब से मैं यहाँ पर हूँ। अब नरेंद्र कहने लगे देखो मैं मान लिया, खंडहर जब था तब था, फिर सेठ ने इस खंडहर को खरीद लिया था और अपना नया आलीशान मकान बनवा दिया। तब तो आपको लगना चाहिए ना कि ये घर अब आपका नहीं है, किसी और का है, तो आपको छोड़ देना चाहिए ना। अब लड़की कोई बात का जवाब नहीं दे रही थी, एकदम डरी हुई लग रही थी नरेंद्र से, जबकि डरना चाहिए था नरेंद्र को। अब एक तरह से लड़की घबरा गई थी। अब उसको समझ में नहीं आता कि नरेंद्र को क्या बोलें, क्या बताएं। और वो जब कुछ नहीं सूझा ना, तो दौड़ती हुई एक तरह से कहा जाना सेकंडों में नरेंद्र के पास पहुंच गई थी। नरेंद्र के हाथ पकड़ करके खींचती हुई पलंग पर नरेंद्र को बिठा दिया। जब उस लड़की ने नरेंद्र को हाथ पकड़ा ना, तो एक तरह से शरीर में गनगनाहट सी दौड़ गई थी, जैसे बिजली का करंट उनके शरीर में अब दौड़ रहा हो। नरेंद्र घबरा गए थे, क्या है ये लड़की मुझे मारने वाली है क्या? डर गए थे पूरी तरह से, लेकिन डर अपना जाहिर नहीं किया। पलंग पर आगे बैठे, अब बगल में लड़की बैठ चुकी थी। नरेंद्र के आंखों में देखते हुए कहने लगी कि आप कौन हो और ये घर आप क्यों खाली कराना चाहते हो, इससे आपको क्या भला होगा? नरेंद्र कहने लगे कि देखो ये मेरा घर तो है नहीं, ये घर मेरे क्लाइंट का है, और क्लाइंट चाहता है कि आप इस घर खाली कर दो, आप बदले में मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो क्यों ना मैं चाहूँ, पैसा तो मुझे चाहिए। अब पैसे के लिए मैं घर अब आप खाली कराने आया हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या चाहिए इस घर को खाली करने में? जो भी चीज़ चाहिए आप मुझे अब बोल सकती हैं। वो लड़की अब जो नरेंद्र के बगल में बैठी थी अब चुप हो गई, जैसे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा हो। नरेंद्र अब उसके आंसू देखे तो दिल के थोड़ा भोले वाले थे, अब उसके आंसू देख करके पिघल गए थे। कहने लगे आप रो क्यों रही है? मुझे तो लग रहा है कि आप एक अच्छी आत्मा हो और आपको रोना नहीं चाहिए। मैं कहूँगा कि आप इस घर को छोड़ दें और दूसरा कोई और स्थान पर चले जाइए। इसमें हमारे जो गुरुजी हैं, तांत्रिक बाबा हैं, जो दरवाजे पर ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, आपकी मदद भी करेंगे। लड़की और घबरा गई, क्या कोई तांत्रिक भी आया क्या यहाँ पर? तब नरेंद्र बताते हैं कि हाँ तांत्रिक भी है। आप बताइए आप एक तरह से जो लड़की अब जो रो रही थी अब वो अपने आंसू पोंछ लिए। फिर नरेंद्र को बांह पकड़ करके अब उस पर डोरा डालने लगी। कहने लगी कि देखो ये घर मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ये घर मेरा है और शुरू से मैं इस घर में रहती आई हूँ। क्या तुम अब ये बात को टाल नहीं सकती? अपने क्लाइंट से बोल दो, जो बताना है बता दो। नरेंद्र हंस के कहने लगे कि ना, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये घर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और मेरा क्लाइंट चाहता है, आप मेरे गुरुजी जो हैं वो भी चाहते हैं। आप बताइए आपको मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ? जो चाहिए आप मुझे बता सकती हो और वो संदेश मैं अपने गुरुजी को दे सकता हूँ। जो भी दिल में ख्वाहिश है बता दीजिए। लेकिन लड़की अब फिर से रोना शुरू कर दिया। अब कहने लगी कि आप क्या करेंगे? मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन तुम बड़े भोले भाले हो, दिल के सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हें एक नज़र में देखी ना तो मेरा दिल तुम पर आ गया है। अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब इस नाते ये काम कर सकती हो, इस काम को टाल सकती हो। लेकिन नरेंद्र कहने लगे ना 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 ना, मुझ पर ये डोरा मत डालिए, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करने वाला। अब जो मेरे गुरुजी का आदेश है अब मैं वही काम करूँगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो भी बता दो, और नहीं तो आप इस घर को छोड़ के जा सकती हो। अब वो लड़की कहने लगी देखो मेरे खातिर अब मुझे इस घर से बेघर मत करो। नरेंद्र कहने लगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जो करेंगे ना हमारे गुरुजी करेंगे। मैं गुरुजी को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे तो ये सिर्फ बताना है कि आप कौन से घर में रहती हो, क्या चीज़ इस्तेमाल करती हो। अब मुझे तो अब सब कुछ पता लग चुका है कि आप इस पलंग पर सोती हो, ये कमरा आपका है, इस कमरे में आपका वास है। गुरुजी सब कुछ कर देंगे। मैं तो कहूँगा कि अब ऐसा अब मौका ही मत दो, खुद अपने आप निकल जाओ। अब फिर आप मुझसे बाद में मिल सकती हो, कोई भी सहायता चाहिए मैं आपको सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बशर्ते
कि ये घर आपको खाली करना पड़ेगा। लड़की कुछ देर तक सोचती रही, सर हिलाती रही। अब फिर वो मान गई थी। कहने लगे कि देखो, मैं इस घर को छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं कहाँ रहूँगी? अब तुम्हें मुझे अपना एक घर दिलाना पड़ेगा। अब नरेंद्र कहने लगे नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अब इसके लिए गुरुजी से मुझे बात करना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की नहीं चाहती थी कि वो तांत्रिक बाबा से मिले, और वो डरती थी तांत्रिक बाबा से। जब भी तांत्रिक बाबा इस घर में पूजा पाठ करने आते थे ना, तो वो घर छोड़ के गायब हो जाती थी। और वो गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पर आते नहीं थे। उनको तो मालूम था कि सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पर ही होता था। वो पकड़ नहीं पाते थे, उस कमरे तक पहुंच नहीं पाए थे। हालांकि गैलरी तक पूजा पाठ करके निकल चुके थे। उनको ज्ञान भी नहीं था कि इस कमरे में वो लड़की का वास है। आखिरकार लड़की को समझाने में नरेंद्र सफल हो चुके थे, और लड़की उनके सामने उस घर को छोड़ को जाने को राजी हो गई। कहने लगे कि नरेंद्र, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। और नरेंद्र कहने लगे हाँ, मैं आपकी सहायता करूंगा, गुरुजी से बात करूंगा। लेकिन लड़की ने मना कर दिया। कहने लगे नहीं नहीं, गुरुजी से बात करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी आपस की बात है। अब तुम कहाँ रुके हो, बस अपना ठिकाना बता दो। नरेंद्र अपना ठिकाना बता दिए थे, भोले वाले लोग थे। अब फिर वो लड़की उस घर को छोड़ करके अब एक तरह से निकल चुकी थी। नरेंद्र उस घर में काफ़ी देर तक रुके रहे। अब बड़ा उनको गिलानी हो रही थी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन पैसे की लालच और गुरुजी का दबाव, इसी वजह से उनको काम करना पड़ा था। आप फिर आप ग्राउंड फ्लोर पर उतरे, आप गेट के बाहर निकल गए। गुरुजी तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूछने लगे कि नरेंद्र, क्या वो ठिकाना मिल गया? कौन है अंदर, कुछ पता चला? तब नरेंद्र कहने लगे कि गुरुजी चलिए, सब कुछ अब खेल खत्म हो चुका है। गुरुजी बड़ा आश्चर्य से नरेंद्र को देख रहे थे कि क्या मतलब? तब नरेंद्र एक एक बात बताते चले गए। गुरुजी नरेंद्र का मुंह देखते रह गए थे। ये लड़का क्या है भाई, ये अजूबा है। जो काम मुझे करना चाहिए था ये लड़के ने कर दिया, अब बड़ा आसानी से। लेकिन नरेंद्र को समझाते रह गए कि देखो नरेंद्र, उस लड़की के, उस आत्मा के बहकाव में कभी मत आना, और वो तुम्हें ऐसी जगह फंसा करके मारने की कोशिश करेगी। वो अपना बदला लेगी तुमसे, वो खुंदक खाए हुए है, और वो अपना बदला लेके छोड़ेगी। तुम उसके बहकाव में आकर के उससे कभी मिलना भी मत, उससे दूर रहने की कोशिश करना। नरेंद्र कहने लगे कि हाँ गुरुजी, जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। अब इसके बाद गुरुजी पूरी मंजिल पर छानबीन किए, तंत्र मंत्र का अपना पूजा किए, खास करके उस कमरे में जिस कमरे में लड़की रहती थी। अब एक तरह से पूरा उस महल को, उस कोठी को अपने मंत्र की शक्ति से दोबारा से बांध दिए थे। पहले भी ये काम न जाने कितनी बार कर चुके थे, लेकिन अब पता चल चुका था कि किस घर में वो आत्मा रहती है। वो तो उसी घर में आकर पूजा पाठ किए थे। अब एक तरह से निश्चित हो गए थे। तब वो लोग उस घर से निकल पड़े थे। अब इसके बाद रास्ते भर अब जो गुरुजी थे नरेंद्र को समझा रहे थे कि बेटा, अभी मेरे पास में और भी काम है, और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन बेटा, उस लड़की से कभी मिलने की कोशिश मत करना। वो लड़की तुम्हारे घर पर आए और तुम्हें बहकावे कि नरेंद्र मेरे साथ में चलो, अब मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। तुम उसके बहकावे में आने बिल्कुल मत आना, और नहीं तो तुम बहुत बड़ा नुकसान उठा लोगे। नरेंद्र अपने गुरुजी यानी तांत्रिक बाबा को अब सर हिला करके हामी भर रहे थे कि ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। इसके बाद अब सुबह होने जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी है और एक पार्ट में संभव नहीं है, तो इसका अंतिम पार्ट मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये घटना कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल। मैं कोशिश करूँगा कि ये घटना कल ही मैं लेके आऊँगा, इसका अंतिम पार्ट।